me to me. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने लिखा था कांटेक्ट फोर्स, और सबसे फर्स्टली कि ये कांटेक्ट फोर्स जो होता है, ये कांटेक्ट फोर्स एक्चुअली होता क्या है, और ये मैंने पहले भी बताया था। कांटेक्ट फोर्स होता है जिसमें फिजिकल कांटेक्ट की रिक्वायर्ड होती है, उसको हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं द फोर्स एक्टिंग बिटवीन, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन two bodies due to its physical contact is known as contact force। जिसमें फिजिकल कांटेक्ट की नीड होगी उसी को हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल को देखूं, मैं लिख सकता हूं कि अगर कांटेक्ट में होने के लिए सबसे बड़ी बात सरफेस होनी चाहिए, सरफेस पे एक ब्लॉक होने चाहिए। अब ये एक सरफेस है, इसके कांटेक्ट में जब ये मैं इसके कांटेक्ट में कोई एक बॉडी को लेता हूं और इस बॉडी का मास मैं m मान लूं, तो मैंने बताया था कल कि ये कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर लगता है और एक कंपोनेंट जो रिलेटिव मोशन के अपोजिट लगते हैं। तो ये एक तो फ्रिक्शन फोर्स होता है, दूसरा नॉर्मल फोर्स होते हैं। और नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, N4 नॉर्मल फोर्स होता है, और ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स हो गया। ये फ्रिक्शन फोर्स है और ये नॉर्मल फोर्स है। चूंकि रिलेटिव मोशन हमने एज्यूम किया कि रिलेटिव मोशन कि कोई पार्टिकल जो है आगे की ओर मूव कर रही है, मैंने एज्यूम किया, इसकी वजह से मैंने फ्रिक्शन पीछे लगाया। अगर कोई पार्टिकल या कोई ब्लॉक होती अगर पीछे मूव करता तो फ्रिक्शन आगे होता, क्योंकि रिलेटिव मोशन के अपोजिट लगने वाले जो फोर्स होते हैं उसी को हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। और फ्रिक्शन, यहाँ पे मैं कांटेक्ट फोर्स की बात कर रहा हूँ, तो कांटेक्ट फोर्स जो है नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के रिजल्टेंट के रूप में जाने जाते हैं। अगर मैं इस दोनों का रिजल्टेंट निकालूं तो दिखा सकते हैं कि कोई वेक्टर को जोर आता है आप लोग को। अब वेक्टर का जोर क्या होता है कि पहले वेक्टर का अगर हेड है तो दूसरे का टेल होना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे गौर से देखें तो यहाँ पे दोनों का टेल है, दोनों का टेल है, ये मतलब वेक्टर का एडिशन कर लेते हैं। अभी तो जब पहले का हेड दूसरे का टेल जोड़ेंगे तो देखिए, अगर पहले का हेड नॉर्मल है, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर फ्रिक्शन मानता हूँ, तो दूसरे के टेल में यूं के यूं एज इट इज ऐसे जुड़ना चाहिए था, क्योंकि वेक्टर का प्रोसेस है, उसको आप स्लाइड कर लेते हैं। तो पहले का हेड और दूसरे का टेल, फिर टेल को और हेड से मिला देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमारा रिजल्टेंट मिल जाएगा। यही रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट जिसको हम कांटेक्ट फोर्स के नाम से जानते हैं। ये फोर्स होगा FC, कांटेक्ट फोर्स, इसी को हम बोलेंगे ये कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स। और ये हमारा हो जाएगा ये फ्रिक्शन फोर्स है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ये नॉर्मल हो गए, और ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। तो रिजल्टेंट की फार्मूला अगर मैं बात करूं, यहाँ से कांटेक्ट फोर्स की फार्मूला निकालना चाहूँ तो यहाँ से कांटेक्ट फोर्स की जो फार्मूला आएगी वो हो जाएगा हमारा जो रिजल्टेंट का फार्मूला होता था, और रिजल्टेंट का फार्मूला होता था √A² + BA² + 2AB cos थीटा। यही हमारा वेक्टर का जो रिजल्टेंट का फार्मूला, ये हमारा फार्मूला है। तो आप A के जगह आप नॉर्मल को मान सकते हैं, B के जगह आप फ्रिक्शन को ले सकते हैं, और ये हमारा रिजल्टेंट है। और अगर मैं फ्रिक्शन और नॉर्मल के बीच का एंगल देखना चाहूँ तो ये हमेशा 90 होता है। ये दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है, चाहे आप यहाँ से देख लो या फिर तो यहाँ से देखो। कितना एंगल बना रहा है, 90 एंगल बना रहा है। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा, जो पहला फोर्स है A के वो मैंने माना N, तो ये नॉर्मल का स्क्वायर, दूसरा फ्रिक्शन का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2N × Fs A × B, और ये cos कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो ये ऑल ओवर ये पूरा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कांटेक्ट फोर्स की जो फार्मूला निकलेगी वो हो जाएगा √N² जो Fs का स्क्वायर, फ्रिक्शन का स्क्वायर। ये हमारा कांटेक्ट फोर्स है।
अब यहाँ पे स्टडी करनी है हमको कॉन्टैक्ट फोर्स। मैंने पहले भी पढ़ाया था, आज भी मैंने एक बार डिस्कस कर लिया कॉन्टैक्ट फोर्स होता क्या है, लेकिन हमको अभी पढ़ना है इस चैप्टर में। हमको नॉर्मल फोर्स पढ़ने हैं, टेंशन पढ़ना है, फ्रिक्शन पढ़ने हैं और स्प्रिंग फोर्स पढ़ने हैं, तो मैं जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। और नॉर्मल फोर्स जो होता है सरफेस के परपेंडिकुलर लगने वाला बल जो होता है वो क्या कहलाता है? नॉर्मल फोर्स कहलाता है। द फोर्स एक्टिंग perpendicular to the surface is known as normal force. सरफेस के परपेंडिकुलर लगने वाले फोर्स जो होंगे वो नॉर्मल फोर्स होगा। और परपेंडिकुलरली अब किसी भी तरीके से आप इसको लिख सकते हो। जैसे एक मैं ऐसे रखूं कि एक सरफेस ऐसा हो हॉरिजॉन्टली और मैं उस पर एक ब्लॉक को यूं ऊपर की ओर रखूं और इस ब्लॉक की कुछ ना कुछ मास होगी या मास होगा, एम मास ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल फोर्स को शो कर रहा हूँ। तो नॉर्मल फोर्स अगर कोई भी पार्टिकल किसी सरफेस पे रखोगे तो उस पर एक फोर्स ऑब्वियसली ऊपर की ओर लगेगा जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल फोर्स, है ना। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शनल में लगता है, ये यहाँ से परपेंडिकुलर होता है। तो नॉर्मल फोर्स यहाँ से इस तरीके से हो सकता है पहले केस में, सिचुएशन ही हो सकता है। दूसरा, आप इसको आप नीचे लटका के भी रख सकते हैं। सरफेस ऐसा हो, अब ब्लॉक को इस तरीके से रख लें और इस ब्लॉक का भी मास एम ही हो। अब सरफेस के परपेंडिकुलर, क्योंकि ब्लॉक किधर है? नीचे की ओर। ऐसे तो रख नहीं सकते हो, आप इसको बांध के रख दो तो क्या हो जाएगा? यहाँ भी सरफेस के परपेंडिकुलर, ये सरफेस के परपेंडिकुलर, ये नहीं कि इसके ऊपर लगा दोगे इधर, है ना। तो ये क्या, इधर भी क्या लगेगा आपको? नॉर्मल इधर लगेगा। और इस केस में नॉर्मल और एम जी दोनों के दोनों नीचे ही लगेंगे। एम जी तो हमेशा नीचे ही लगना है, लेकिन सरफेस के परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स क्या होता है? नॉर्मल होता है। तीसरा केस में आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। आप इसको इस तरीके से कोई वॉल में उसको बांध दो। अगर मास एम है तो नीचे तो एम जी लगेगा ही लगेगा, लेकिन नॉर्मल किधर लगेगा? तो सरफेस के परपेंडिकुलर। और सरफेस कैसा है अभी? वर्टिकली। तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर यूं लगेगा नॉर्मल फोर्स। तो सरफेस के परपेंडिकुलर जो भी बल लगेंगे वो नॉर्मल फोर्स होंगे। अब हमारा यहाँ से न्यूमेरिकल बनना स्टार्ट हो जाता है। न्यूमेरिकल यहीं से स्टार्ट होता है। पूछेगा भाई कि कोई ब्लॉक है, ब्लॉक की मास कुछ भी दे दिया, 10 kg, 5 kg, 6 kg, है ना, उस पर कोई फोर्स अप्लाई कर दियो तो बताओ उसका एक्सेलरेशन और नॉर्मल फोर्स क्या होते हैं। क्वेश्चंस मैकेनिज्म का सारे क्वेश्चंस यहीं से आते हैं और ये क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब मैंने जस्ट अभी बताया कि नॉर्मल फोर्स, ये नॉर्मल फोर्स क्या होता है जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। और नॉर्मल फोर्स जो होता है सरफेस के परपेंडिकुलर लगने वाला बल जो होता है वो क्या कहलाता है? नॉर्मल फोर्स कहलाता है। द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर to the surface is known as normal force. सरफेस के परपेंडिकुलर लगने वाले फोर्स जो होंगे वो नॉर्मल फोर्स होगा। और परपेंडिकुलरली अब किसी भी तरीके से आप इसको लिख सकते हो। जैसे एक मैं ऐसे रखूं कि एक सरफेस ऐसा हो हॉरिजॉन्टली और मैं उस पर एक ब्लॉक को यूं ऊपर की ओर रखूं और इस ब्लॉक की कुछ ना कुछ मास होगी या मास होगा, एम मास ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल फोर्स को शो कर रहा हूँ। तो नॉर्मल फोर्स अगर कोई भी पार्टिकल किसी सरफेस पे रखोगे तो उस पर एक फोर्स ऑब्वियसली ऊपर की ओर लगेगा जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल फोर्स, है ना। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शनल में लगता है, ये यहाँ से परपेंडिकुलर होता है। तो नॉर्मल फोर्स यहाँ से इस तरीके से हो सकता है पहले केस में, सिचुएशन ही हो सकता है। दूसरा, आप इसको आप नीचे लटका के भी रख सकते हैं। सरफेस ऐसा हो, अब ब्लॉक को इस तरीके से रख लें और इस ब्लॉक का भी मास एम ही हो। अब सरफेस के परपेंडिकुलर, क्योंकि ब्लॉक किधर है? नीचे की ओर। ऐसे तो रख नहीं सकते हो, आप इसको बांध के रख दो तो क्या हो जाएगा? यहाँ भी सरफेस के परपेंडिकुलर, ये सरफेस के परपेंडिकुलर, ये नहीं कि इसके ऊपर लगा दोगे इधर, है ना। तो ये क्या, इधर भी क्या लगेगा आपको?
नॉर्मल इधर लगेगा। और इस केस में नॉर्मल और mg दोनों के दोनों नीचे ही लगेंगे। mg तो हमेशा नीचे ही लगना है, लेकिन सरफेस के परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स क्या होता है, नॉर्मल होता है। तीसरा केस में आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आप इसको इस तरीके से कोई वॉल में उसको बांध दो। अगर मास m है तो नीचे तो mg लगेगा ही लगेगा, लेकिन नॉर्मल किधर लगेगा, तो सरफेस के परपेंडिकुलर। और सरफेस कैसा है अभी, वर्टिकली, तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर यूं लगेगा नॉर्मल फोर्स। तो सरफेस के परपेंडिकुलर जो भी बल लगेंगे वो नॉर्मल फोर्स होंगे। अब हमारा यहाँ से न्यूमेरिकल बनना स्टार्ट हो जाता है। न्यूमेरिकल यहीं से स्टार्ट होता है। पूछेगा भाई कि कोई ब्लॉक है, ब्लॉक की मास कुछ भी दे दिया, 10 kg, 5 kg, 6 kg, है ना, उस पर कोई फोर्स अप्लाई कर दियो, तो बताओ उसका एक्सेलरेशन और नॉर्मल फोर्स क्या होते हैं। क्वेश्चंस मैकेनिज्म का सारे क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, और ये क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब मैं आप लोग को ऐसे ट्रिक देने वाला हूं जिससे आपको लगभग 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे बस एक ट्रिक से। जैसे आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पूरा बना लोगे, फ्रिक्शन पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगी, वर्क पावर एनर्जी का पूरा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सर्कुलर मोशन सॉल्व हो जाएंगे, रोटेशनल मोशन सॉल्व हो जाएंगे। लगभग 5 चैप्टर जो होगा केवल एक ही ट्रिक से सॉल्व होने वाला है, और उस ट्रिक का नाम है बाबा ट्रिक। रखोगे तुम लोग, इसका डेली उपयोग करोगे, है ना, ये बाबा ट्रिक है। और यहाँ से आप किसी भी तरीके के न्यूमेरिकल जो होंगे जहाँ पे आपको फोर्स या एक्सेलरेशन निकालने की बात होगी या टेंशन निकालने की बात होगी, है ना, वो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको। तो मैं सबसे फर्स्टली अगर मैं उस ट्रिक का पहला स्टेप जानना चाहूँ कि क्या कर सकते हो आप उसको, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि गिवन जो भी चीज़ें दी गई होगी, या ब्लॉक दिया होगा, 1 ब्लॉक होगा, 10 ब्लॉक होगी, 20 ब्लॉक होंगे, जितने भी ब्लॉक्स होंगे एज्यूम कर लेना है, सबको सिस्टम मान लेना है। क्या मान लेना है, सिस्टम। सबसे पहला काम करेंगे सेलेक्ट द सिस्टम। सबसे पहले उसको क्या करेंगे, सिस्टम को सेलेक्ट कर लेंगे। बोल देंगे ये जितने भी गिवन बॉडी दिए गए हैं सारे के सारे क्या है, हमारा सिस्टम है। मीन्स आपको एग्जांपल के तौर पे मैं इधर बता सकता हूँ, यहाँ पे मैं बहुत सारे ब्लॉक्स को रख दूँ और एक दूसरे से कनेक्ट करके मैं बहुत सारे ब्लॉक रख सकता हूँ यहाँ पे, है ना, और मैं सारे को सबका ये M1 हो जाए, ये M2 हो जाएगा और ये M3 हो जाएंगे, बहुत सारे ब्लॉक हो गए। तो मैं कर सकता हूँ, मैं ये सारे को क्या मान लूँ, पहले तो सिस्टम मान लूँ, और जब बॉडी अकेला होगा तो उसको क्या सिस्टम मानेंगे, वो तो खुद सिस्टम है, अकेला खुद सिस्टम होता है। अगर यहाँ पे 3-4 जैसे अब यहाँ पे राज जो होता है, जो राजपाठ जो चलता है, मुख्यमंत्री होते हैं, है ना, स्वास्थ्य मंत्री होता है, गृह मंत्री होता है, तो सबको एक सिस्टम माना जाता है, एक सिस्टम में रखना पड़ता है। अगर कोई सिस्टम में नहीं रहेगा तो काम ही वर्क नहीं अच्छा से कर पाएगा। तो सबसे पहले काम क्या करो, आप इसको सिस्टम मान लो। दूसरा, जब ब्लॉक है, ब्लॉक रखी हुई है तो उस पर फोर्स लगेगी, तो दूसरा काम करना है स्टेप 2 में। स्टेप 2 जो होगा इसका, आप क्या करो, आइडेंटिफाई द फोर्स। फोर्स को आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई द फोर्स। फोर्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो फोर्स को आइडेंटिफाई हम करेंगे, आप लिख सकते हो फोर्स को आइडेंटिफाई कि मतलब मान लो यहाँ पे कोई ब्लॉक मैंने यहाँ पे रख दिया, कोई ब्लॉक रखा इस पे जिसका मास m होगा, तो अब हमको अभी पता है कि सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है वो नॉर्मल फोर्स होती है। सरफेस के परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स नॉर्मल, नीचे भी तो एक फोर्स लगता है जो कि mg, ये तो दिए है ना, इसको हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब ये देखना है कि जो क्वेश्चन में है फोर्स आगे दिया है या फोर्स पीछे दिया है, किधर फोर्स दिया, वो तो सिस्टम का फोर्स दिया, उसका फोर्स दिया गया। लेकिन यहाँ पे जो हमने अभी नॉर्मल और mg को कंसीडर किया वो क्वेश्चंस में नहीं होते, वो खुद से कंसीडर करने पड़ता है। तो इसलिए आइडेंटिफाई द फोर्स, पहले क्या करोगे, फोर्स को आइडेंटिफाई कर लोगे, दूसरा काम। थर्डली क्या करोगे, तीसरा, ड्रॉ दी FBD। तो FBD बनाने हैं। FBD का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। अगर बॉडी अकेला होगा तो उसको खुद फ्री ही है, लेकिन वही सिस्टम में अगर 10 बॉडी को रख दिया जाए तो सबको क्या करेंगे, पार्ट पार्ट काट के अलग अलग करेंगे, है ना। तो इसी को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, सबको पार्ट पार्ट को अलग कर देना। यहाँ पे मान लो जैसे यहाँ पे 10 ब्लॉक रखे हो, 10 ब्लॉक एक दूसरे से लगाओ, है ना, यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक रख सकते हैं। तो पहले एक सिस्टम FBD करोगे तो पहले एक को काट दोगे, फिर दूसरे को काट के हटाओगे, फिर तीसरे को काट को, सबको अलग अलग काटेंगे। तो ये हो जाएगा FBD फर्स्ट ब्लॉक का, FBD सेकंड ब्लॉक का और FBD थर्ड ब्लॉक का। हो सकता था 50 ब्लॉक दे रहे थे, जितने ब्लॉक होंगे सारे ब्लॉक का क्या करेंगे, हम FBD ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। आइए
चौथा और लास्ट, यही सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, स्टेप 4। और ये ट्रिक को मामूली मत समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम कोई भी क्वेश्चंस इसी ट्रिक से बनाएंगे और एक ट्रिक पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तुमको मैं अभी लाइव दिखा देता हूँ कि कैसे क्या क्वेश्चंस होते हैं, किस तरीके से हमको करना होता है। तो लास्ट में लिखना है क्या, देखना है आप जो फोर्स तुमने लगाया या जो सिस्टम में फोर्स लग रहे हैं, पहले से जो फोर्स तुमने लगाया कंसीडर किया, चूंकि जो सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल और नीचे लगा mg, और कुछ क्वेश्चंस में फोर्स दिए होंगे कि रस्सी होगी तो रस्सी पे टेंशन होगा, या रस्सी नहीं होगी तो हम किसी ब्लॉक को खींचेंगे या रखे रहेंगे, या ब्लॉक ऐसे ही स्टेबल रहेगा, इक्विलिब्रियम का केस हो सकता है, कोई फोर्स ही ना लगे। तो उस समय में हम क्या करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, अगर फोर्स लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं वो हमको देखना पड़ेगा। तो फोर्स नहीं लग रहे हैं तो दो फोर्स, बिना दो फोर्स के तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, एक नॉर्मल और दूसरा mg। नॉर्मल ऊपर लगेगा, नीचे mg लगेगा। तो नॉर्मल किधर लगा था, ऊपर, और ऊपर को क्या लेते हैं, y एक्सिस है ना, और आगे वाले को x एक्सिस। तो पहले क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट को देखेंगे। तो लिखेंगे सी द कोऑर्डिनेट एंड राइट इक्वेशन फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हम क्या करेंगे, उसका इक्वेशन लिखेंगे। और द्वितीय गति नियम क्या था हमारा, F = ma। सेकेंड लॉ क्या था, F = ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहां से कोई भी, आप ये 4 फंडे रखो और ये 4 फंडे तुम्हारे पास रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन कभी भी सॉल्व हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन कभी भी सॉल्व हो गया। तो पहले काम क्या करना है, पहले तो सिस्टम मानने हैं, दूसरा फोर्स को आइडेंटिफाई करना है, थर्डली फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, FBD बनाने हैं, चौथा कोऑर्डिनेट को देखो और इक्वेशन लिखो। और इक्वेशन लिखा जाएगा F = ma से, यानी कि न्यूटन का जो सेकंड नियम है उस पर हम लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन दिखाते हैं कैसे बनता है। बस वो ट्रिक को याद रखे रखो, ट्रिक को याद रखे रहोगे तुम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं और बोलूं कि फाइंड एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक पे एक्सेलरेशन और नॉर्मल फोर्स दोनों निकालो। अब क्वेश्चन को मैं इस तरीके कंसीडर कर दूं कि एक सरफेस मैंने रखा और उस सरफेस पे मैंने एक ब्लॉक रख दिया और उस ब्लॉक का मास दे दिया मैंने, ये ले लो तुम 4 kg ही ले लो, कितना ले लो 4 kg। और इस ब्लॉक पे आगे की ओर देख लो, आगे की ओर क्या लगा रहे हैं हम, यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन है। मेरा क्वेश्चन बस ये रहा कि एक ब्लॉक है जिसका मास 4 kg है, उस पर आगे की ओर मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो 100 न्यूटन फोर्स लग रहे हैं। तो बताइए कि एक्सेलरेशन क्या होंगे और नॉर्मल फोर्स क्या होंगे। सबसे इजी क्वेश्चन ये है। अब यहाँ से धीरे धीरे हम लेवल को अप करेंगे, क्वेश्चंस को आप देखते जाओ, इजीली से पूरा क्वेश्चन सॉल्व में आएगा, एकदम इजी मेथड से। सिर्फ बाबा ट्रिक्स जो 4 फंडे लिखा है उसको याद रखो, बस सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पहले अब देखो ये बाबा ट्रिक कैसे काम करता है। तो अब ये अकेला है भाई, ये तो क्या है अकेला। और जब सरकार अकेले आदमी का हो तो उसमें क्या सिस्टम, वही खुद सरकार है, खुद सिस्टम है कि नहीं। तो ये खुद सिस्टम है, खुद सरकार है। ये 4 kg वाला क्या है, उसी का सरकार है और उसको खींच रहा है। मान लो ये नीतीश बाबू है, वो जो है तेजस्वी यादव, उसको खींच रहे हैं 100% आ जाइए मेरे में। सिस्टम बनाते हैं, क्या बनाएगा सिस्टम। तुम लोग भी सिस्टम बनाने के चक्कर में रहते हो, है ना। तो तुम सिस्टम थोड़ा कम बनाया करो, अकेले करो, जो करना है अकेले करो। अब बोलोगे सर अकेले पॉसिबल ही नहीं है, हाँ तो बहुत सारे केस है देखो यहाँ पे। और ये जो है 4 kg का ब्लॉक है, देखो इस पर अगर मैं फोर्स को आइडेंटिफाई करूँ, पहले तो सिस्टम मान लिया, अकेले का सिस्टम राज उसी का है। ये पहला काम जो मैंने बोला था, सेलेक्ट दी सिस्टम, मैंने सिस्टम को क्या कर दिया सेलेक्ट। दूसरा काम फोर्स को आइडेंटिफाई करना, क्या करना है। तो अब देखो क्या रखा हुआ है, ब्लॉक रखा गया सरफेस पे, इसका मतलब है इस पे एक फोर्स लग रहा होगा जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर की ओर नॉर्मल। नीचे क्या लग रहा होगा mg, नीचे क्या लगेगा mg। देखिए और mg जी का वैल्यू तो 10 होता है, जी का वैल्यू कितना 9.8 ले लो या फिर तो 10 ले लो। तो यहाँ पे मास है 4 kg, तो और जी का वैल्यू होता है 10, यानी कि mg जो होगा ये कितना हो जाएगा 40 न्यूटन नीचे।
चूंकि फोर्स आगे लग रहा है, हमको फाइंड आउट करना है पहले तो एक्सेलरेशन। क्या फाइंड आउट करनी है? एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। तो एक्सेलरेशन जिधर फोर्स होती है उधर ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। मतलब आप कोई वस्तु को आप आगे खींच रहे हो तो ब्लॉक पीछे तो जाएगा नहीं, ब्लॉक किधर जाएगा? आगे, फोर्स की डायरेक्शन में। तो फोर्स अगर आगे है तो एक्सेलरेशन भी आगे ही होगा। एक्सेलरेशन किधर होगा? आगे। अब देख लो, अब दो काम हो गया, मैंने फोर्स को भी आइडेंटिफाई कर दिया, सिस्टम भी मान लिया, फोर्स को आइडेंटिफाई कर दिया, ऊपर लगा दिए नॉर्मल, नीचे लगा दिए mg, और ये तो क्वेश्चन में दिया गया था, हो गया, कहानी खत्म। दूसरा स्टेप भी कंप्लीट। तीसरे स्टेप में आते हैं। तीसरा बोले थे कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। अकेला बंदा खुद फ्री है, सिंगल है ना, जब ज्वाइंट होता है तो बहुत टेंशन होता है। उसके बाद सिस्टम बनाने पड़ते हैं, बात मिलाने पड़ते हैं। अगर मिला, इसीलिए तुम लोग रात भर जग के बात मिलाते रहते हो, कल का सेटिंग क्या है, शेड्यूल क्या है कि नहीं? अकेले का क्या शेड्यूल है? अकेले का कोई शेड्यूल नहीं है, अपना ही राज है, उसका अपना ही सिस्टम है। फोर्स भी आइडेंटिफाई हो ही गया है, रास्ता भी तय है किधर जाना है। तो बस एबीडी तो खुद फ्री है, ये वो फ्री है बस। अब उसको क्या करना है? अब देखो रास्ते, देखो जिस रास्ते में देना है भेज दो। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो देखो फोर्स दो डायरेक्शन में लग रहे हैं। एक तो ये लग रहा है आगे की ओर, जिसको हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बोल सकते हैं। किसके अलॉन्ग? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। और एक फोर्स ऊपर नीचे लग रहा है, तो ऊपर नीचे पूरा कितना हो जाएगा? वाई एक्सिस में नहीं हो जाएगा। देखो मोशन दो एक्सिस में लग रहा है, एक एक्स एक्सिस में और दूसरा वाई एक्सिस में। तो अगर मैं मोशन एक्स एक्सिस की बात करूं, मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, मैंने कोऑर्डिनेट को माना है, सी द कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट किधर देखा मैंने? एक्स एक्सिस में। और फोर्स किधर लग रहा था? वाई एक्सिस में। एक्स और वाई दोनों में लग रहा है, तो मैं दोनों को कैलकुलेट करूंगा। किसको किसको कैलकुलेट करूंगा? एक्स और वाई दोनों को। तो देखो आप यहां से लगा लो, मैंने कोऑर्डिनेट लिखा। अब इक्वेशन कौन सा यूज करना है? इक्वेशन लिखना पड़ेगा ना। तो इक्वेशन लिखने के लिए मैंने बताया कि न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करो। और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है भाई? F = m × a, यही ना बताया है। F बराबर क्या होता है? m × a। देखो फोर्स कितना है भाई? 100 न्यूटन। मास कितना है? 4। एक्सेलरेशन निकालनी है। अब देखो यहाँ से a निकाल सकते हो कि नहीं? ये हो जाएगा 100/4 यानी कि 25 मीटर/सेकंड²। एक्सेलरेशन खटाक से बन जाएगा। F बराबर m है, नहीं तो वैसे भी बना लेते हैं। F बराबर कितना होता है? ma होता है। a बराबर फोर्स बटा मास होता है। एक्सेलरेशन बन गई। लेकिन यहाँ पे बात है ये नॉर्मल फोर्स की। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? नॉर्मल फोर्स की। अगर मैं नॉर्मल की बात करूँ तो लिखना पड़ेगा, नॉर्मल किधर है भाई? वाई एक्सिस में। किधर है? वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस में क्या था? एक्सेलरेशन। वाई में क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल निकालने के लिए हमको वाई एक्सिस में जाना ही पड़ेगा। तो लिखेंगे मोशन अलोंग वाई एक्सिस। किधर बुआ रे? वाई एक्सिस में। और फिर से हमको इक्वेशन लिखने के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ ही चाहिए। फिर से लगाएंगे F बराबर ma। आप देखिए तो फोर्स एक लग रहा है ऊपर, एक लग रहा है नीचे। तो यहाँ हो जाएगा नॉर्मल माइनस mg। आप mg माइनस नॉर्मल भी लिख सकते थे, क्योंकि वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं है। जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर का फोर्स ज़्यादा होगा। एक्सेलरेशन तो x में है, y में एक्सेलरेशन नहीं ना है। तो यहाँ पे हो जाएगा m × 0, क्योंकि y में एक्सेलरेशन नहीं है। आप इसको लिख सकते हैं नॉर्मल माइनस mg = कितना हो जाएगा भाई? 0। यानी कि नॉर्मल किसके बराबर होगा? mg के। और mg की वैल्यू कितना दिया गया है? 40 न्यूटन। तो नॉर्मल का आंसर कितना आ जाएगा? 40 न्यूटन। देख रहे कितना आसानी से बन गया? बहुत आसान से बना। सीधा आपको देखना है नॉर्मल mg के बराबर होता है। या जब इस तरीके से सरफेस पे रखा हुआ हो तो नॉर्मल हमेशा mg के बराबर ही होगा। लेकिन देखना यह है कि फोर्स सीधा लग रहा है या फिर तो किसी एंगल पे लग रहा है। एंगल पे लगेगा तो हमको कंपोनेंट निकालने पड़ेगा। और कंपोनेंट कैसे निकालने पड़ेंगे मैं जस्ट अगले क्वेश्चन में दिखाता हूं। अब देखो इसको जल्दी से नोट कर लो, सब कुछ देंगे, टेंशन मत लो। चलो अब मैं कर रहा हूं और यहाँ पे मैं दूसरा क्वेश्चन फिर से वही लिखता हूं कि फाइंड एक्सेलरेशन एंड, चूंकि अभी नॉर्मल फोर्स ही पढ़ रहे हैं तो एक्सेलरेशन और नॉर्मल ही फाइंड आउट करेंगे। कल के क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा फाइंड आउट करेंगे। टेंशन पढ़ाएंगे तो टेंशन करेंगे, स्प्रिंग पढ़ाएंगे तो स्प्रिंग करेंगे। तो देखते हैं कल क्या पढ़ाते हैं। तो फाइंड एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक, या फिर इसी का क्वेश्चन थोड़ा और हैवी में चलेंगे, है ना। थोड़ा लेवल को धीरे धीरे अप करते हैं।
अब मान लो कि यही सेम ब्लॉक था, ये 4 kg का ही ब्लॉक है। कितने का ब्लॉक है? 4 kg का ही ब्लॉक है और इस पे फोर्स 100 न्यूटन ही लग रहे हैं, लेकिन ये किसी ना किसी एंगल पे लग रहा है। कितना पे लग रहा है? एंगल पे। और ये फोर्स कितना है? 100 न्यूटन, और ये किसी न किसी एंगल पे लग रहा है। ये एंगल दे दिया मैंने 60 डिग्री के एंगल पे लग रहा है। अब बताओ कि एक्सेलरेशन और क्या कहते हैं नॉर्मल फोर्स क्या होंगे। आपके पास समय है 1 मिनट, आप वीडियो को पॉज कर लो, सॉल्व कर लो, या नहीं सॉल्व होता है तो समझो। देखो, जब फोर्स एंगल पे लग रहे हो, जब फोर्स एंगल पे लगेगा इसका मतलब है इसके कंपोनेंट को लिखने पड़ेंगे। तो जिसके साथ एंगल बनाते हैं कॉस थीटा, ये हो जाएगा एफ ऑफ कॉस थीटा। जिसके साथ एंगल नहीं बनाएगा ये हो जाएगा एफ ऑफ साइन थीटा। ये तो हमने फोर्स का कंपोनेंट लिखा। तो देखिए, इसके साथ एंगल बनाया तो कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल नहीं बनाया साइन। अब यहाँ पे ब्लॉक तो सरफेस पे रखी गई है, ब्लॉक कहाँ रखा गया है? सरफेस पे। तो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर एक फोर्स लगेगा जो कि नॉर्मल होगा, नीचे जो फोर्स लगेगा वो mg होगा। mg फिर से कितना हो जाएगा? 40 ही होगा, क्योंकि 4 kg के लिए कितना होगा? 40, 4 × 10 हो गया ना। अब फिर से देख लो, चूंकि अब ब्लॉक को कैसा है कि ब्लॉक यू सरफेस पे रखा गया, हम ऊपर की ओर खींच रहे हैं। किधर खींच रहे हैं? ऊपर की ओर। तो जब ब्लॉक को मैं ऐसे खींचूंगा तो ब्लॉक हवा में तो नहीं जाएगा, ब्लॉक किधर आएगा? आगे आएगा। तो इसको बोलते हैं पुल का केस, हम खींच रहे हैं। और एक होगा पुश करने का। अभी हम क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं, तो ये पुल का केस होता है। ठीक है, तो आप देखो इस तरीके से देखा जाए तो जब फोर्स आगे की लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी किधर होगा? आगे की ओर ही होगा। तो आप पहले क्या करिए, फिर से वही कंडीशन अप्लाई कीजिए। मैंने सिस्टम माना, मैंने एफबीडी नहीं बनाना। क्योंकि नहीं एफबीडी बनाना? क्योंकि सिस्टम अकेला है। मैंने सिस्टम मान लिया, हाँ भाई अकेला था, सिस्टम ही है। दूसरा, फोर्स को आइडेंटिफाई किया ना, ऊपर नॉर्मल लगाया, नीचे क्या कर दिया? mg। देख लो, अब यहाँ पे फोर्स था कितना? 100, लेकिन एंगल पे लग रहा था, इसलिए मैंने दोनों डायरेक्शन में लगाया कि कंपोनेंट निकाल दिए दोनों का। जिसके साथ एंगल बनाया कॉस, जिसके साथ एंगल नहीं बनाया साइन। अब लिख दो, अब मोशन अलोंग एक्स एक्सिस करो, क्वेश्चन बन गया। देखो, अगर एक्स एक्सिस में देखेंगे, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, फिर से न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करोगे, F बराबर एम ए। अब चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते थे, F बराबर एम ए। तो देखिए, F जो लग रहा है एक्स एक्सिस में, F कितना लग रहा है? F cos थीटा। ये साइन थीटा वाला नहीं ले लोगे, ये किधर लग रहा है? ये दोनों लग रहा है y एक्सिस में, और ये नीचे वाला भी किधर लग रहा है? y एक्सिस में। तो x एक्सिस में केवल एक ही फोर्स लग रहा है जो है f ऑफ cos थीटा। तो लिखेंगे f ऑफ cos थीटा इक्वल टू m कितना है भाई? 4 × a। f की वैल्यू कितना दी गई है? 100। cos 60 की वैल्यू कितना होता है? cos 60 इक्वल टू 4a, यानी कि 100 × 1/2 इक्वल टू 4a। कर दिए? तो यहाँ से कर दो, ये कितना हो जाएगा? 50। तो 50 इक्वल टू 4a। a बराबर कितना हो जाएगा? 50/4, यानी कि एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 12.5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। हो गया, एक्सेलरेशन निकल गई। सेम तरीके से आप y एक्सिस लोगे, नॉर्मल निकाल लोगे नॉर्मल निकाल दिया। अब नॉर्मल फोर्स की बारी है। तो नॉर्मल फोर्स किधर था? y एक्सिस में। तो मैं लिखूंगा फिर से मोशन अलोंग y एक्सिस में। फिर से आप न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करोगे, F इक्वल टू एम ए। अब देखो, y एक्सिस में 2 फोर्स ऊपर लगता है, एक फोर्स नीचे लग रहा है। तो क्या करेंगे? नॉर्मल प्लस एफ ऑफ साइन थीटा माइनस, चूंकि नीचे कौन लग रहा था? mg। तो माइनस mg इक्वल टू हो जाएगा m × 0, क्योंकि एक्सेलरेशन y एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं होंगे। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0। तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 0। तो आप लिख सकते हैं n प्लस एफ ऑफ साइन थीटा माइनस mg इक्वल टू 0। आप यहाँ से लिख सकते हो, नॉर्मल निकालनी है तो आप लिख सकते हैं माइनस mg। मैं यहाँ देखो mg माइनस में है, इस साइड जाएंगे तो प्लस, और ये यहाँ पे प्लस में इधर आएगा तो माइनस एफ ऑफ साइन थीटा। यहाँ से आप वैल्यू रख दो, खत्म, कहानी खत्म। यहाँ से वैल्यू रख के आप आंसर निकाल के देख बताओगे कितने आंसर हो रहे हैं। ठीक है, बन जाएगा नॉर्मल। यहाँ से कुछ नहीं करना है, mg की जगह 40 और इसके जगह फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा √3/2। बस वैल्यू रखोगे, जो नॉर्मल आएगा वही नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी। और वीडियो अच्छा लगे तो वो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और ये कंटिन्यू मिलता रहेगा वीडियो, टेंशन नहीं लेना है। हर एक टॉपिक का वीडियो मैं बनाऊंगा और आपको सेम टाइमली पहुंच जाएगा। हर एक शाम में अपलोड होता है और आपको मिलता रहेगा। आनंद ले वीडियो का।
पूछा गया था एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।